अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी ख्याल किया कि आपकी जेब में जो पैसा है जिसको फियाट करेंसी बोलते हैं, या आपके बैंकिंग ऐप की स्क्रीन पे जो आपको नंबर्स नज़र आते हैं, जिसको आप बड़ी मेहनत करके अपनी वैल्यू को वहाँ पे पार करते हैं, क्या ये हराम है या नहीं? सवाल इस वजह से नहीं आप करते क्योंकि 1000 साल से ज़्यादा इंसान इसी को प्रैक्टिस करता है और इंसान समझता है कि शायद वो हलाल ही है। इसी वजह से आपके बड़े, फिर उनके बड़े, सारे इसी तरह प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। लेकिन अब टाइम आ गया है कि इसको सवाल किया जाए कि क्या फियाट करेंसी, पाकिस्तानी रुपया, इंडियन रुपया, अमेरिकी डॉलर, ये जितनी करेंसीज हैं जो हमारे सेंट्रल बैंक्स प्रिंट करते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन किया जाए, कहीं ये तो हराम नहीं है? हम सवाल करते हैं कि क्या क्रिप्टो हराम है या हलाल है। एक्चुअली आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल उल्ट जाविये से इन दोनों करेंसीज को देखने का एक मौका दूंगा। मैं आपको ये जो कॉमन परसेप्शन है जिसमें ज़्यादातर लोग क्रिप्टो को हराम समझते हैं, क्यों समझते हैं? कुछ का ख्याल है जी चूँकि इसकी कोई फिजिकल बैकिंग नहीं है, ये सब डिजिटल है, हवा में है, डिजिटल नंबर्स हैं, इस वजह से ये हराम है। कुछ इसकी वोलेटिलिटी की वजह से कि ये रातों रात ऊपर नीचे होता है, इस वजह से ये स्कैम है। और कुछ इस्लामिक स्कॉलर विद रिस्पेक्टेबल मैं कहूँगा, उनकी ब्लैंकेट जो स्टेटमेंट है मुफ्तियों की कि ये क्रिप्टो हराम है, इस वजह से लोग बिलीव करते हैं कि शायद क्रिप्टो करेंसी या ये सारी मार्केट हराम है। आज मैं आपको डिफरेंट एंगल से इन दोनों करेंसीज को देखने का एक जाविया बताऊंगा ताकि आप भी खुद क्वेश्चन करें इसको। सबसे पहले आते हैं फियाट करेंसी। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं, फियाट इज मोर क्लोजर टू हराम देन क्रिप्टो। इसका यह मतलब नहीं कि क्रिप्टो सारी हलाल है, इसमें भी हराम ना सिर्फ ये कि प्रोटोकॉल्स हैं, बल्कि ट्रेडिंग के भी कई जावियों से हम देख सकते हैं कोई हलाल है, हराम है, सबका मुख्तसर मैं जायज़ा लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले आते हैं क्यों फियाट करेंसी जो है क्लोजर टू हराम है। ये आपकी जेब में या आपके बैंक अकाउंट में पड़ा जो पैसा है, ये हराम। आप इतनी मेहनत करते हैं, आप अपनी वैल्यू कमा के पैसे में कन्वर्ट करते हैं। सवाल ये आपको करना चाहिए कि क्या ये हराम है या हलाल है। इसको जानने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, फिर मैं आपको सारा अपना मुद्दा एक्सप्लेन करता हूँ। आज से 1400 साल पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के दौर में उस वक्त जो पैसा इस्तेमाल होता था वो कोई पेपर करेंसी, ये फियाट करेंसी नहीं थी। उस वक्त मेरा ख्याल है दिनार थे, जिसको रोमन एम्पायर का गोल्ड का कॉइन समझा जाता है। इसी तरह जो दिरहम था वो सिल्वर का कॉइन और वो पर्शियन एम्पायर का सिक्का समझा जाता था। और उस वक्त पीतल के भी सिक्के होते थे जिसको मेरा ख्याल है फिल्स या फेल्स बोलते थे। तो ये कॉइन्स की ट्रेड उस वक्त किया करती थी, उस वक्त बड़ी वैल्यूएबल होती थी। बल्कि एक मशहूर, मैं रिसर्च के दौरान हदीस भी मेरी नज़र से गुजरी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उर्वा हैं उनको एक दिनार देते हैं कि वो शीप खरीदे, भेड़ खरीदे। और वो क्या करते हैं, एक दिनार लेके जाके बार्गेनिंग करते हैं। एक दिनार के बदले एक शीप खरीदने की बजाय 2 शीप खरीदते हैं अपना, यानी एक दिनार भी और एक शीप भी वापस ले के आ जाते हैं। तो इन अदर वर्ड्स उस वक्त के दौर में दिनार, दिरहम, ये कॉइन्स बड़ी बड़ी ट्रेड जिसके साथ हुआ करती थी। जो छोटी ट्रेड्स थी वो लोग बार्टर सिस्टम करते थे, एक दूसरों को चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया करते थे। उस वक्त ये पेपर और फियाट करेंसी का कोई दूर दूर तक कोई पता ही नहीं था। बल्कि जो पहला इस्लामिक कॉइन प्रिंट किया गया है वो अल मालिक इब्ने मरवान के दौर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत के तकरीबन 60 से 65 साल बाद जाके पहला कॉइन। इससे पहले इस्लामिक दौर में कोई एक नया जो पैसा या कॉइन जो है वो मिंट नहीं किया गया, इन्होंने किया जिसमें इस्लामिक टच वगैरह दिया। और पेपर करेंसी जो है इससे भी कोई तकरीबन 250 साल बाद जाके कोई 960 के दौर में चाइना में सबसे पहले 960 में पेपर करेंसी जो है वो बनाई गई। फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता ये जो कॉइन्स है इसने इवॉल्व होके पेपर करेंसी, और आज जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आज जनाब ये पेपर करेंसी भी ख़त्म होने के बिल्कुल पास है और डिजिटल करेंसी की तरफ हम जा रहे हैं। और इस डिजिटल करेंसी का एडवांस वर्जन जो है वो क्रिप्टो है। तो ये जब तक ये पैसा यहाँ तक रहा
1971 तक ये पैसा हराम के दायरे, उसके बॉर्डर को टच भी नहीं करता था। फिर क्या हुआ, 1971 में जो अमेरिकी सदर हैं रिचर्ड निक्सन, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उस एक स्टेटमेंट से ये पैसा जो आपकी जेब में और हमारी जेबों में है, ये पैसा हराम की बॉर्डर को क्रॉस करके उसमें दाखिल हो गया। स्टेटमेंट ये थी कि इससे पहले जो पेपर करेंसी या डिजिटल फियाट करेंसी जो थी, उसकी बैक पे कोई ना कोई हार्ड मनी जैसे गोल्ड है, कोई ना कोई हार्ड करेंसी होती, उसके बदले ये पैसा छापा जाता था। ये हमारे सेंट्रल बैंक एक्चुअली जो पैसा प्रिंट करते हैं, पीछे सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व होते हैं गोल्ड के, या पिछले एक सदी से गालबन एक सदी से कम अरसे के दौरान से लेके जो सेंट्रल बैंक है अपने रिजर्व में गोल्ड भी रखते थे। तो 1900 गोल्ड के साथ साथ अमेरिकी डॉलर भी एज अ रिजर्व रखते थे। जितना डॉलर जितना गोल्ड उतना वो पैसा छापते थे। तो जब सेंट्रल बैंक कोई वेल्थ नहीं क्रिएट करता नहीं है, वेल्थ उतनी की उतनी रहती है और वो पैसा मजीद प्रिंट कर लेता है, तो एक्चुअली वो पैसा नया जो प्रिंट किया जाता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे कि हमारी क्रिप्टो मार्केट में टोकन्स के अनलॉक टोकन होते हैं, टोकन की मिंटिंग वगैरह होती है, सेम इसी तरह सेंट्रल बैंक जो है अगर वेल्थ क्रिएट नहीं करता और पैसे प्रिंट करता है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या है, इसको आसान अल्फाज में समझाने के लिए, मिसाल के तौर पे आपके बैंक अकाउंट में फियाट करेंसी का तकरीबन 1 लाख रुपया आज से 10 साल पहले पड़ा हुआ था। अब आप अपने आप से सवाल करें कि आज से 10 साल पुराना 1 लाख से जो आप बाय कर सकते थे, क्या उसी एक आपका पैसा वहीं का, नंबर्स वहीं के वहीं हैं 1 लाख, लेकिन क्या उस 1 लाख की वैल्यू आज उतनी है? मेरा नहीं ख्याल उतनी होगी, बल्कि शायद ही आपको क्वार्टर यानी 1/3 वैल्यू की कोई चीज़ें आप उस 1 लाख से खरीद सकें। इस दौरान क्या हुआ, क्या आपके बैंक अकाउंट में कोई घुस गया, आपके कोई पैसे किसी ने छीन लिए? आपके नंबर्स वहीं के वहीं हैं। हो क्या रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है वैल्यू और वेल्थ क्रिएट करने की बजाय जो ऑलरेडी वैल्यू क्रिएशन या उनके रिजर्व में जो पैसा मजीद पैसा छाप के उसको इन्फ्लेट करते जा रहे हैं। इसको हिडन टैक्स भी बोलते हैं। और इसी वजह से जब रिचर्ड निक्सन ने अनाउंस किया कि अब डॉलर के पीछे गोल्ड नहीं है, और इसकी भी एक हिस्ट्री है, वो इस वीडियो का मौजू नहीं है कि अमेरिका ने क्यों ये अनाउंस किया। जैसे ये अनाउंसमेंट हुई तो सारी दुनिया में जो फियाट करेंसी के पीछे कोई ना कोई हार्ड मनी या कोई एसेट होता था जिसकी बेस पे ये पेपर करेंसी या डिजिटल करेंसी प्रिंट हो। वैसे भी ये जो ग्लोबली फियाट करेंसी है उसकी सर्कुलेशन का 99% डिजिटल है। सिर्फ 1% ऐसा है जो ग्लोबल वेल्थ है फियाट करेंसी में, वो 1% ऐसी है पेपर में। 99% ये सारी डिजिटल्स है। और ये सारा जो हमारा बैंकिंग सेटअप है ये सारा फ्रैक्शनल है। इसका मतलब ये है कि आप बैंक में अगर 1 लाख जमा करवाते हैं तो वो आपका बैंक आगे लोन जो है कोई पता नहीं 1 करोड़ का दे दे। बाकी ये जो 1 लाख और 1 करोड़ के दरमियान का फर्क है, इसको फ्रैक्शनल बैंकिंग बोलते हैं। और ये सारी दुनिया में यही होता है। हमारा जो जदीद बैंकिंग सिस्टम है सारा, मॉडर्न क्या, डेवलप कंट्रीज़ क्या, सारे दुनिया की बैंकिंग निज़ाम, सारा जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है इसी फ्रैक्शनल बैंकिंग रिजर्व के ऊपर है। तो आप मुझे बताएं क्या ये हराम के दायरे में नहीं आता? अच्छा, फियाट करेंसी हराम के दायरे में शामिल होती है या नहीं? इसमें वो वाला लॉजिक जो लोग क्रिप्टो को हराम करार देने के लिए यूज़ करते हैं कि भाई ये बड़ा वोलाटाइल है, ये यहाँ फियाट में भी अप्लाई हो सकता है। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, इनकी करेंसीज कैसे दड़न तख्ता हुई, कैसे वोलाटाइल, रातों रात लोगों की जमा पूंजी सारी ख़त्म हो गई। और यहाँ ऐसे इलाके जहाँ पे जंगें छिड़ती हैं, और जंगें छिड़ने के बाद ये सेंट्रल बैंक, ये जो हमारे हाथों में नोट्स होते हैं, करेंसी नोट्स या बैंकों में पैसा होता है, ये जेन्युइन कोई हार्ड मनी नहीं होती। ये नहीं है कि आप पैसे लेके बैंक के पास जाएं और उसे कहें जी ये मेरे से कैश लो और मुझे इतना गोल्ड दे दो। ऐसा नहीं है। हालांकि असूली तौर पे होना ऐसे ही चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा 1971 के बाद सारा कुछ चेंज होगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दुनिया का चेंज हो गया। तो अब ये जो फियाट करेंसी है ये कहीं पे जंग होती है तो उसके बाद ये जितना सेंट्रल बैंक का प्रॉमिस है कि 1000 का नोट की वैल्यू 1000 ही है, ये हमारे सेंट्रल बैंक का प्रॉमिस है। और अगर सेंट्रल बैंक ही नहीं रहता खुदा ना खास्ता तो उस वक्त भी आपकी करेंसी गिरेगी। और ये पिछले चंद सालों में आप देखें जितनी जंगें हुई हैं, आप ईरान का देखें, आप यूक्रेन का देखें, बाकी कंट्रीज़ की आप एग्जांपल देखें, तो सेंट्रल बैंक के मौजूद, यानी ये एक प्रॉमिस है और वो उस वक्त तक है जबकि
गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा है। तो इस वजह से मैं नहीं समझता फियाट करेंसी जो है उसको हलाल कहना चाहिए। लेकिन अगेन मेरी ओपिनियन है, मैं जितना आपको इस वीडियो में नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ना मैं कोई स्कॉलर हूँ, ना इस्लामिक स्कॉलर हूँ, ना वैसे स्कॉलर हूँ, और ना ही मेरी ओपिनियन को मैं समझता हूँ कि आप कंप्लीटली उससे एग्री हों। बल्कि मैं आपसे कहूँगा कि अगर मेरे से हट के आप कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहें तो वीडियो के नीचे आप मेरे साथ डिबेट भी इस मौजू के ऊपर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी हराम है या हलाल है। इसको भी आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लें समझने के लिए। सबसे पहले ट्रेडिंग की तरफ आते हैं। कौन कौन सी क्रिप्टो ट्रेडिंग ऐसी है जिसको आप हलाल कह सकते हैं और किसको हराम। सबसे आसान जो क्रिप्टो मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग होती है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको BTC दिया, आपने बदले में कोई और मुझे इथीरियम कॉइन दिया, यानी जितने मेरी जेब में पैसे हैं अगर मैं उतने ही की ट्रेड मारता हूं, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि मैं बार्टर सिस्टम कर रहा हूं, लेकिन ये डिजिटल बार्टर सिस्टम है। मिसाल के तौर पे आपके पास फ्रूट्स हैं, मेरे पास गंदम है, मैं आपको गंदम दे के बदले में फ्रूट ले लेता हूं। ये इसी तरह अगर होता है तो इसको जायज़ बोलते हैं क्रिप्टो में। इसमें अब कॉइन्स कौन से ट्रेड करने हैं उसकी एक अलग बहस है जो कि अगले मौजू में मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं कौन सी ट्रेडिंग जो है जिसको आप हराम के दायरे में ले सकते हैं। ऐसी वो तमाम ट्रेडिंग जिसमें एक्सचेंजेस आपको लेवरेज देती हैं, आपको उधार देती हैं, आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं, यानी आप अपने पैसे से ज़्यादा की ट्रेड मारते हैं और जो आप एक्स्ट्रा मनी लेते हैं उसके ऊपर आप सूद पे करते हैं। अच्छा, इसमें जो फ्यूचर ट्रेडिंग है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मैं गलत हो सकता हूं, वो शायद हराम के दायरे में नहीं आती। कुछ जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो एग्री हैं कि ये हराम है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको बता देता हूं। फ्यूचर्स की ट्रेडिंग इस वजह से नहीं है हराम क्योंकि आप जब फ्यूचर ट्रेड लगाते हैं, परपेचुअल फ्यूचर ट्रेड, उसमें आप किसी को इंटरेस्ट रेट पे नहीं करते, बल्कि आपने जो पोजीशंस होल्ड की हैं उस पोजीशंस के ऊपर आप फंडिंग रेट पे करते हैं। सम टाइम फंडिंग रेट आप पे कर रहे होते हैं, सम टाइम फंडिंग रेट न्यूट्रल होता है, यानी आप कुछ भी पे नहीं करते, और सम टाइम आप फंडिंग रेट खुद ले रहे होते हैं। तो इस वजह से, इस थोड़ी सी लॉजिक की वजह से मैं समझता हूं कि शायद ये हराम के दायरे के अंदर दाखिल नहीं होता, बेशक इसके क्लोज ज़रूर है। इस पे आप आर्ग्यूमेंट करना चाहें तो यू आर ओपन। अब दूसरी आते हैं कि अब कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आप हराम कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए आप DeFi Llama की वेबसाइट पे आके अगर आप जो टॉप रेवेन्यू जनरेटिंग प्लेटफॉर्म है उन सबको जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली ये जो हाई रियल यील्ड जनरेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये सब हराम कंसीडर किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो अगर आप स्टार्ट से ही लें, जो नंबर 1 पे है टेथर, सर्कल, स्काई, ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि फियाट करेंसी को मैनेज करते हैं। और फियाट करेंसी यानी स्टेबल कॉइन, बैक पे कोई डॉलर है, कोई और करेंसी पेस्ड है, लेकिन बैक पे फियाट करेंसी है, और फियाट करेंसी को तो हम पहली वीडियो के सेक्शन में ऑलरेडी हराम कंसीडर कर गए। तो इस वजह से इनके प्रोटोकॉल के साथ इंगेज होना, अगर आप समझते हैं कि फियाट करेंसी हराम है तो फिर इनके प्रोटोकॉल के साथ इंगेज होना भी हराम कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा पंप डॉट फन, ये मीम कॉइन का प्लेटफॉर्म है। मीम कॉइन की खुद उसकी होल्डिंग, उसकी ट्रेडिंग और उसकी क्रिएशन, ये सब हराम कंसीडर की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इन मीम कॉइन्स की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। गो के इसको कल्चर समझा जाता है, इसको समझा जाता है कि इससे हाइप क्रिएट करके नए नए मार्केट में यूज़र आते हैं, लेकिन आप इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये प्योर गैम्बलिंग है और इस्लाम में गैम्बलिंग जो है वो मना है। तो इस वजह से ना सिर्फ मीम कॉइन्स की ट्रेड मना है, बल्कि जो प्लेटफॉर्म ये मीम कॉइन्स प्रोवाइड करता है वो भी हराम है। इसी तरह पोली मार्केट, गो के इनका अपना टोकन नहीं आया, लेकिन ये प्योर गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म है, इसको भी आप हराम कह सकते हैं। इसके अलावा हाइपर लिक्विड परपेचुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पे अगर आप इंटरेस्ट को, मेरा जो पीछे लॉजिक है, फ्यूचर जो है ट्रेड वो हराम नहीं है मेरी नज़र में, यहाँ प्योर हराम नहीं है। तो अगर आप उसे एग्री करते हैं तो फिर हाइपर लिक्विड जो है आपको भी हराम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड को हराम समझते हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट, आप अपने पैसे से ज़्यादा पैसे की ट्रेड मारते हैं, तो ये हाइपर लिक्विड भी हराम के दायरे में आता है। इसी तरह आवे जो है वो प्योर बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, और बारविंग लैंडिंग में आप इंटरेस्ट ही इन्वॉल्व होता है। तो इसी तरह आप सारे मार्केट का जायज़ा ले सकते हैं कि कौन कौन से क्रिप्टो जो है हराम है और कौन कौन से प्रोटोकॉल जो हैं
حرام نہیں ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سی کرپٹو کرنسیز ایسی ہیں جو کہ حلال ہیں اور وہ کیوں ہیں، تو اس کے لیے اس ویڈیو کے نیچے ایک تو لائک کریں اور اس ویڈیو کے نیچے اپنا انٹرسٹ شو کروائیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں نیکسٹ ویڈیو بنا کے آپ کو ڈیٹیل ایکسپلین کروں گا کہ کون کون سا پلیٹ فارم، کون کون سے سیکٹر ایسے ہیں، اور ان میں سے کون کون سے پروٹوکول کوئنز ایسے ہیں جو کہ پیور حلال ہیں، اور وہ کیوں حلال ہیں اس کے پیچھے باقاعدہ آپ کو لاجک بھی دوں گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔